बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और सुनो न्यूज़ ट्यून कर चुके होंगे। मैं हूं उज़ैर मलिक, प्रोग्राम में मेरा साथ देती हैं। गुड मॉर्निंग, मैं हूं नजफ राजा। उम्मीद करती हूँ आप ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे और एक नए और भरपूर दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। नाज़रीन, हमेशा से कोशिश रहती है कि प्रोग्राम के आगाज़ में इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो आज जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो कुछ इस तरह है कि जैसे कि आप जानते हैं कि इंसानी जिस्म का सारा निज़ाम हमारे जीन्स पर डिपेंड करता है, जिन्हें हम इंसानी जीनोम कहते हैं। अब साइंसदानों ने एक ऐसा हैरत अंगेज़ तजर्बा करने जा रहे हैं जिसका मकसद इंसानी जीनोम को मुकम्मल तौर पर लेबॉर्ट्री में खुद से तैयार करना है और इस मंसूबे का नाम है सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसको नाम दिया गया इस प्रोजेक्ट का और इस प्रोजेक्ट की क़यादत ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले साइंसदान कर रहे हैं। इस मंसूबे का मकसद ये है कि इंसानी जिस्म का DNA यानी जीनियाती नक्शा लेबॉर्ट्री में खुद से तैयार किया जाए। साइंसदान DNA के हर हिस्से को एक एक करके बना रहे हैं ताकि एक मुकम्मल इंसानी जीनोम तैयार किया जा सके जो कुदरती जीनोम जैसा ही होगा। इससे साइंसदानों को मौरूसी बीमारियों को समझने और उनका इलाज तलाश करने में आसानी होगी। फिलहाल उनका हदफ ये है कि अगले 5 से 10 साल में इंसानी DNA का कम से कम एक मुकम्मल क्रोमोसोम लेबॉर्ट्री में तैयार कर लिया जाए। अब इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए बहुत जल्द वो दिन भी आ सकता है जब हम ना सिर्फ अपनी माजी के मुताबिक जेनेटिक्स जो डिजीज़ हैं उसको जड़ से ख़त्म कर सकेंगे, बल्कि इंसान में ख़ास किस्म की सलाहियतें पैदा करने के अलावा जिस्मानी अज़ा के बेहतर ट्रांसप्लांट को भी मुमकिन बना सकते हैं। लेकिन जहां इस मंसूबे के कई फ़ायदे हैं, वहीं कुछ अहम सवाल भी पैदा होते हैं, क्योंकि अगर ये तजर्बा कामयाब हो जाता है, फॉर इंस्टेंस, तो वो वक्त दूर नहीं जब हम अपनी मर्जी का जीता जागता इंसान बनाने में भी कामयाब हो सकेंगे। एक ऐसा इंसान जिसकी शक्ल, ज़हानत और ताकत पहले से तय होगी। कितनी सरप्राइजिंग चीज़ है ये। सरप्राइजिंग भी है लेकिन ये खौफनाक इसका पहलू भी निकल सकता है। इसलिए दुनिया भर के साइंसदान और माहिरीन ये कह रहे हैं कि इस मंसूबे पर साइंसी तहकीक के साथ साथ अखलाकी उसूलों और सख्त कवानीन पर भी तवज्जो देना जरूरी है ताकि हम इस नई साइंसी दुनिया की तरफ कदम जरूर बढ़ाएं, लेकिन इंसानियत, इंसाफ और एहतियात के दायरे कार मसनूई इंसानी जीनोम का ये मंसूबा बिलाशुबा एक बड़ा साइंसी इनकलाब तो है ही, लेकिन ये इनकलाब सिर्फ साइंसी इल्म का नहीं बल्कि बतौर इंसान हमारी सोच, हमारे ज़मीर और हमारे फैसलों का भी इम्तिहान है। तो खैर, अब इसी के साथ शो का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और जानते हैं मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल। तो बचाइए, आइए नाजरीन आपको वेदर अपडेट्स देते हैं। मुल्क भर में बरसात के बादल बरसने का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश की पेशगोई की है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा और चंद मकामात पर बारिश की भी तवक्को है। गिलगित में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 और कम से कम 14 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की जानिब चलते हैं, वहाँ पर पारा आज ज़्यादा से ज़्यादा 19 और कम से कम 11 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर मकामात पर बादल छाए रहेंगे, जबकि चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। नजर डालते हैं आज़ाद कश्मीर के मौसम पर, जहाँ बादलों का राज बरकरार है। मुजफ्फराबाद में आज ज्यादा से ज्यादा पारा 29 और कम से कम 21 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की जानिब चलते हैं, वहां पर दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 27 और कम से कम 17 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर इलाके गहरे बादलों की लपेट में हैं। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की जानिब चलते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वहां पर ज्यादा से ज्यादा पारा 26 और कम से कम 15 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पेशावर, हरीपुर, एबटाबाद, मानसहरा, दीर, चित्राल, सवात, मालाकंड, कोहाट,
चित्राल, बनू और डेरा इस्माइल खान में तेज बारिश का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खदशात के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। नजर डालते हैं सुबह पंजाब के मौसम पर, जहां अक्सर शहरों में बादल बरसने का सिलसिला जारी है। लाहौर का दर्जा हरारत आज ज्यादा से ज्यादा 31 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब चलते हैं, वहां पर पारा ज्यादा से ज्यादा 29 और कम से कम 24 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की तरफ चलते हैं, वहां पर पारा ज्यादा से ज्यादा 37 और कम से कम 28 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद समेत पंजाब के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट और हिफाजती इकदाम की हिदायत की गई है। और अब चलते हैं सुबह बलोचिस्तान की जानिब, जहां बेशतर अजला में आज गर्मी और हब्स का राज है। कोयटा का दर्जा हरारत आज ज्यादा से ज्यादा 36 और कम से कम 22 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान डेरा बुगटी, लोरालाई, बारखान, कोहलू, मूसाखेल और मुल्हिका इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवाएं चलने और बारिश की भी तवक्को है। और आखिर में हमेशा की तरह तस्करा करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां ज्यादातर अजला गर्म मौसम और हब्स की लपेट में रहेंगे। कराची का दर्जा हरारत आज ज्यादा से ज्यादा 35 और कम से कम 29 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की जानिब चलते हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा पारा 40 और कम से कम 29 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची समेत साहली इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। मुल्क भर में मानसून का ताकतवर स्पेल जारी है। मूसलाधार बारिशें हो रही हैं। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हैं। फसलों को नुकसान पहुंचने का भी खदशा है, जैसे किसानों की परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा में शाराए रेशम पर पानी जमा होने से आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासर हो रही है, जबकि सयाहती मकामात नथिया गली, ठंडियानी, डूंगा गली और अयूबिया जैसे खूबसूरत जो मकामात हैं वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का खतरा बढ़ चुका है। जिला इंतजामिया ने हालात के पेश नज़र सयाहों को पहाड़ी इलाकों का गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत दी है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि मानसून का ये सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहेगा, जिसके दौरान दरियाओं और नदी नालों में तुगजानी का खतरा भी बरकरार रहेगा। दरिया सिंध में जना और चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब का अंदेशा है और अवाम से अपील की गई है कि मौसमी एडवाइजरी पर सख्ती से अमल किया जाए और नशेबी इलाकों में रहने वाले अफराद खास तौर पर मोहतात रहें। उधर एनडीएमए ने 26 जून से 7 जुलाई तक बारिशों से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट भी जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 12 दिनों में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस मुल्क भर में 79 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 29, पंजाब में 24, सिंध में 15 और बलोचिस्तान में 11 अफराद जान की बाजी हार चुके। इसी अरसे के अंदर 140 अफराद जख्मी भी हुए, जिनमें 57 बच्चे, 48 मर्द और 35 खवातीन शामिल हैं। 66 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, जबकि 123 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। और नाजरीन, इसी तमाम सूरत पर बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात मोहम्मद इरफान विर्क साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरफान साहब, बताइएगा हालिया मानसून स्पेल कितना ताकतवर और गैर मामूली साबित हो सकता है? दोबारा बोलिएगा, मुझे आवाज नहीं आई। जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, हालिया मानसून स्पेल कितना ताकतवर और गैर मामूली हो सकता है? देखिए, ये जो अभी हालिया स्पेल है, इसने काफी इलाकों में बारिश की है, बारिश की है और जुनूबी इलाकों में भी बारिश की है। अब अगले 24 से 48 घंटे ये मजीद जो है ना, हमारे जो मलाई इलाके होंगे इसमें मजीद बारिश करेगा। इसमें बाज़ इलाकों में हल्की बारिश है, लेकिन बाज़ इलाकों में ज़्यादा बारिश है, तेज़ बारिश है। जैसे अब बलाई जो खैबर पख्तूनख्वा होगा, कश्मीर होगा और बलाई पंजाब, जैसे शुमाल मशरकी पंजाब के इलाके हैं, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, इस तरह के जो इलाके हैं, यहाँ पर मूसलाधार बारिश एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। अच्छा इरफान साहब, इस वक्त मुल्क के कौन से इलाके हैं जो कि सबसे ज़्यादा बारिशों से मुतासर हो रहे हैं, या फिर कहा जाए कि वो आने वाले दिनों में ख़तरे की जद में हो सकते हैं?
देखें, ये जो हमारे कश्मीर के इलाके होंगे और शुमाल मशरकी पंजाब के इलाके होंगे और बलाई खैबर पख्तूनख्वा, जिसमें दीर, स्वात, चित्राल, बटग्राम, ये इलाके और इसके गर्दनवाल के इलाके, कोहसान के इलाके, ये शामिल होंगे। इनमें बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी। अच्छा इरफान साहब, ज़रा स्पेसिफिकली हमें बताइएगा कि दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल क्या है और कौन से दरिया ख़तरनाक सतह तक पहुँच चुके हैं? देखिए, इस वक्त जो है वो दरियाए सिंध में जो है ना वो पानी का बहाव ज़रा ज़्यादा है, लेकिन वो इतना डेंजरस नहीं है, इतना ख़तरनाक नहीं है। ठीक है। उसमें निचले दर्जे का सैलाब है जो कि पानी दरिया के अंदर ही रहता है और उसी में वो फ्लो करता है, इसलिए वहाँ पर कोई ऐसा दरियाए सिंध में जो है ना वो ख़तरे वाली बात नहीं है। ताहम जो नदी नाले हैं, जो पहाड़ी इलाकों में नदी नाले हैं, वहाँ पर जो है ना वो तुग़यानी। अच्छा इरफान साहब, तफसीलन हमें ज़रा बता दीजिएगा कौन से नदी नाले हैं जहाँ पर तुग़यानी और अर्बन फ्लडिंग के हवाले से जो अलर्ट्स हैं और किस किस्म के अलर्ट्स हैं जो कि जारी किए गए हैं? देखिए, ये जो बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, दीर, स्वात, कोहस्तान, इसके जो नदी नाले हैं उनमें तुग़यानी आने का खदशा है। इसके अलावा जो हमारे शुमाल मशरकी पंजाब के नाले हैं, बरसाती नाले हैं, जिनमें जो है वो बनी, बसंतर, इस तरह के जो नाले हैं वहाँ पर पानी का फ्लो बढ़ सकता है। इसके अलावा जो अर्बन फ्लडिंग है वो लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी और इस तरह के जो शहरी इलाके हैं उनमें जो है ना अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है। अच्छा, पहाड़ी इलाकों का जिक्र कर लेते हैं। बताइएगा पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के कितने इम्कानात हैं और कौन से मकामात खास तौर पर मुतासिर हो सकते हैं? देखिए, इसमें जो पहाड़ी इलाके हैं, ख़ास तौर पे जहाँ पर पहाड़ी इलाके जो वल्नरेबल हैं, जैसे कश्मीर इलाके हो गए और हमारे जो ऊपर बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, ये सारे जितने भी पहाड़ी इलाके होंगे, इनमें जब बारिश होगी तो उसमें लैंड स्लाइडिंग का खदशा रहेगा अगले 24 से 48 घंटे में। इरफान साहब, क्या पाकिस्तान में मानसून पैटर्न हम ये कह सकते हैं कि बदल रहा है और मुस्तकबिल में इस किस्म के शदीद जो स्पेल हैं मजीद बार बार देखने को भी मिल सकते हैं? देखिए, ये मानसून जो होता है, जब भी मानसून आता है तो मानसून इस तरह के स्पेल्स जो है ना वो आते हैं। तो इसमें कोई अभी ऐसा बहुत बड़ा स्पेल जो है जिसमें बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात हो, तो उस तरह का अभी स्पेल आया नहीं है। लेकिन ये वाला जो स्पेल है इसमें थोड़ी सारी शिद्दत है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा भी पिछले हिस्टोरिकली जो है ना वो मानसून के स्पेल आए हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपकी का। आप हमें बता रहे थे बरसात के हवाले से, सैलाब के हवाले से किस तरह का वेदर रहेगा। मज़ीद एक तो वेदर अपडेट्स हैं जो दर्जा हरारत के हवाले से हम आपको देते हैं और मज़ीद तफसीलात से हम आपको आगाह करते हैं जब हमारे साथ गेस्ट मौजूद होते हैं, ताकि आप मज़ीद अपने स्केड्यूल को बेहतर अंदाज में प्लान कर सकें। तो और डायरेक्टली एक्सपर्ट ओपिनियन उनका हम आप तक वेरी पहुंचाते हैं। इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक की हिम्मत चाहिए, देखते रहिए दोनों पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुल्की सियासत की। तो अडियाला जेल से नया पैगाम आ गया है। गुज़श्ता रोज़ बानी पीटीआई से उनकी बहनों और वकला ने मुलाकात की। मुलाकातों के बाद अलीमा खान ने अपनी बहनों के साथ मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने बताया कि बानी ने तहरीक चलाने का कह दिया है। सब तहरीक पर फोकस करें। तहरीक में सुलेमान और कासिम भी हिस्सा लेना चाहते हैं। उनकी पाकिस्तान आमद से मुतालिक प्लान बनाएंगे। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तानी अपनी आज़ादी और रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों। सब जुल्म के खिलाफ बाहर निकलें। जो रहनुमा तहरीक का बोझ नहीं उठा सकते वो अपने ओहदों से हट जाएं। अलीमा खान का कहना था कि बानी ने मुज़ाकरात से मुतालिक कोई बात नहीं की। अब सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। अब सिर्फ तहरीक का रास्ता बचा है। तहरीक को पीटीआई की क़यादत लीड करेगी और इस हवाले से जल्द लाहे अमल भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बताते हैं दूसरी जानिब लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई रहनुमाओं का एक और ख़त सामने आ गया है। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा ने मुश्तरका ख़त में हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मीडिया, अदलिया और पार्लियामेंट को तबाह कर दिया है। मिसाक़ जमहूरियत नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान को मजमूई मसाइल से बाहर निकालने के लिए आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई की तहरीक के हवाले से कोई तैयारी नहीं। इनकी तहरीक सिर्फ बयानात की हद तक है।
पीटीआई को एहतजाजी तहरीक की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत के पास इत्तला है कि पीटीआई इंतशार फैलाएगी। अगर किसी ने भी इंतशार फैलाने की कोशिश की तो सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि मेरी बात नोट कर लें, रास्ता तभी निकलेगा जब सियासी जमातें टेबल पर बैठेंगी। हमेशा सियासी जमातों ने बैठकर ही मसाइल का हल निकाला है। इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, आप देख कहते हैं प्रोग्राम में, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पीटीआई की तहरीक कब शुरू होने वाली है, एजेंडा क्या होगा और कौन इसको लीड करेगा? क्योंकि बानी की कैद के बाद तहरीक इंसाफ में हमने देखा है कि क़ियादत का शदीद फुकदान है और जो है आपसी जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं आपस में रहनुमाओं के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी की पूरी हिरारकी मौजूद है। चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी, सूबे के अजला के सब सारी हिरारकी मौजूद है और जब ऐलान होता है तो फिर हर कोई अपना अपना रोल अदा करता है। और इस बार इंशाअल्लाह ताला अली अमीन गंडापुर के अलावा जितने भी पार्टी की लीडरशिप है वो मौजूद रहेगी इस तारीख में और ये बिल्कुल पुरअमन होगी। अब ये देखें, हुकूमत की बुकलाहट देखें, एक तरफ वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग नहीं निकल सकते, दूसरी तरफ उसका पहले से ही कह देते हैं कि जी ये तो इंतशार फैलाएंगे। तो इस मुल्क के अंदर सियासत खत्म हो गई है। या तो कह दें कि जी इसके बाद कोई सियासत नहीं है और ये तासुर देना है कि ये आ रहे हैं और इमरान खान की जो है ना रिहाई के लिए ये प्रेशर डाल रहे हैं। हम देखें, ये जो एहतजाज हो रहा है ये रूल ऑफ लॉ के लिए हो रहा है। इमरान खान को इंसाफ नहीं मिल रहा है। जो तमाम कैदी हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ के, जो जेलों में हैं, कारकुनान हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम तो इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं, इंसानी हकूक की बहाली की बात करते हैं। तो ये तो हमारा हक है, सियासी जमातों का और क्या काम होता है। लेकिन उसको इस तरह की पहले वो करना कि जी ये नहीं निकल सकते, जब निकलते हैं तो कहते हैं जी इंतशार फैला रहे हैं। तो हुकूमत भी कंफ्यूज है। फिर राना सनाउल्लाह साहब ठीक है, एक सियासी बंदे हैं, वो कभी कभार बात कर लेते हैं कि जी रास्ता मुज़ाकरात से ही निकलता है। तो मुज़ाकरात के लिए पेशरफ्त करे ना, क्यों नहीं कर रही है गवर्नमेंट? अभी तक तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। एक दफा मुज़ाकरात हुए हैं, वो भी पीटीआई की तरफ से उसमें पेशरफ्त हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत के पास इख्तियार नहीं था, वो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। तो हुकूमत की संजीदगी भी नजर नहीं आ रही है और गैर संजीदा हुकूमत है। कोई इनके पास प्लानिंग नहीं है हुकूमत चलाने का। आप देखें, हुकूमत तो नहीं चल रही है ये तो। अच्छा, हमें इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। तहरीक इंसाफ में बानी की बहनें खास तौर पर अलीमा खान का काफ़ी असर और रसूख पाया जा रहा है। अब उनके साहबजादे भी सामने आ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि दूसरी जमातों को ताने देने वाली तहरीक इंसाफ खुद मौरूसी सियासत का शिकार हो रही है कहीं ना कहीं? नहीं, देखें, अगर सलमान और कासिम आकर इसमें शरीक होते हैं तो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन इस वक्त जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में, तकरीबन सर्वे हो चुका है, 90% लोग इमरान खान को पसंद करते हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, चाहे कासिम और वो आए या ना आए। लेकिन पहले भी इमरान खान का साथ दिया था, लोगों ने निकले थे। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि इस मुल्क के अंदर फिस्तायत है। और जहाँ तक अलीमा खान साहिबा का ताल्लुक है, देखिए वो उनकी बहन है, वो स्ट्रगल कर रही हैं। उनकी बहनें, तीनों बहनें आप देखें बड़ी स्ट्रगल कर रही हैं, बेचारियां जाती हैं, उनको तो मुलाकात की इजाजत तक नहीं मिलती है। तो एक किस्म का एक मिनी मार्शल लॉ तो नाफिज हो चुका है हर जगह, हर चीज के ऊपर जी दफा 144 लगा है। तो इस मुल्क के अंदर जो है, आपने तमाम सियासी रास्ते अगर आप बंद करेंगे तो उसके नताइज खतरनाक होंगे। पहले ही साहब, लेकिन अलीमा खान साहिबा के बयान से भी तो यही झलक रहा है कि आप लोग भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हैं, अब सिर्फ तहरीक का दरवाजा है। क्या इसी तरह होगा या फिर जब तहरीक चलेगी तब बैकडोर मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे, दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी? देखिए, फ्रूटफुल मुज़ाकरात जो है ना, ये तो यही तो मैं कहना चाहता हूँ, हमेशा से मैं कहता आ रहा हूँ कि मुज़ाकरात से ही रास्ता निकल सकता है। देखिए, लेकिन वो जमहूरी मुल्कों में होता है, जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है, जहाँ पार्लियामेंट की बालादस्ती होती है, जहाँ पे सियासी आज़ादी होती है, वहाँ मुज़ाकरात के जरिए ही मसाइल हल होते हैं। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ ना मुज़ाकरात हो रहे हैं और ना ही जो है सियासी आज़ादी मिल रही है।
तो यहाँ तो एक किस्म के घुटन का माहौल है। तो हुकूमत तो पहले ये बताए ना कि वो एक तो उन्होंने मैंडेट चोरी किया, फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत में आए, और जो जो इकदाम अब हुकूमत उठा रही है, कभी माइन मिनरल के नाम पे प्रेशराइज कर रही है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, कभी दहशतगर्दी के नाम पे कि जी ये हुकूमत नहीं चला रहे हैं। तो इस तरह के मामला जो है नहीं चल सकते। जब आप अवामी मैंडेट की तौहीन करेंगे, जब आप अवामी मैंडेट को तस्लीम नहीं करेंगे, तो आप अपना मैंडेट तो आपका है नहीं, लोग आपके साथ है नहीं। मईशत क्या बड़े दावे कर रहे हैं, मईशत का क्या दावे आप बताएं। ये कह रहे हैं बहुत मईशत बहुत बेहतर हो गई, तो आवाम को रिलीफ 1 रुपए का तो नहीं मिल रहा है। तो जब आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आपकी मईशत के साथ आवाम ने क्या करना है। पहले पेट्रोल 150 था, आज 250 है। आप कहते हैं जी हमने बड़ी तरक्की कर ली है, एक्सपोर्ट आपकी गिर रही है, आपके एग्रीकल्चर में बड़ी गिरावट आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत अब मजीद चल नहीं सकती है, इसको धक्के देकर चलाया जा रहा है, कर्जों पे कर्जे लेकर चलाया जा रहा है। तो इस तरह मुल्क जो है इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है जो रहनुमा तहरीक का बोझ नहीं उठा सकते वो ओहदे छोड़ दें। बैरिस्टर गौहर ने ये भी बानी पीटीआई से मुलाकात के दौरान ये भी कहा था कि जो लोग एहतजाज में शिरकत नहीं करते इन्हें पार्टी से निकाला जाए। ये किन लोगों के लिए पैगाम है ये बताइएगा, और कौन से रहनुमा हैं जो एहतजाज में शिरकत नहीं करते उनको भी पिन पॉइंट कीजिए। सॉरी आपकी आवाज कट रही है, जी सुना आपके। मैं आपसे ये अर्ज कर रही हूँ कि ये भी कहा जा रहा है कि जो रहनुमा तहरीक इंसाफ का बोझ नहीं उठा सकते वो ओहदे छोड़ दें। और बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा है कि बानी पीटीआई से मुलाकात करते हुए उनका कहना था कि जो लोग एहतजाज में शिरकत नहीं करते इन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए। ये किन लोगों की तरफ इशारा हो रहा है? ये किसने कहा है? बैरिस्टर गौहर ने। देखिए मेरे ख्याल से अब ये जो जितने भी ओहदेदार हैं पार्टी के, ज़ाहिर है अब जब एक तहरीक होती है, इससे पहले भी तारीखें चली हैं मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से, और तहरीक इंसाफ ने भी तकरीबन जितनी भी अभी तक तारीखें चली हैं मैं खुद इसमें शरीक रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ देखी गई है कि लीडरशिप जो है उस तहरीकों में लीडरशिप इस तरह नज़र नहीं आई जिस तरह होना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से जो बात उन्होंने की है बिल्कुल दुरुस्त की है कि जो लोग अगर तारीख में शरीक नहीं हो सकते और पुरअमन तारीख को आगे नहीं बढ़ा सकते तो उनको कोई हक ही नहीं है कि इतने बड़े बड़े ओहदों पे बुरा जमान रहे। वर्कर अगर कुर्बानी देता है तो फिर लीडर को भी कुर्बानी देना पड़ेगा जो अपने आप को लीडर। बिल्कुल आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर वर्कर कुर्बानी देता है तो फिर वो लीडरशिप से भी तकाजा करता है कि जनाब भी कुर्बानी दे। और हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का मकसद यही है जो तहरीक को अगस्त के महीने में चलाए जाने का है, क्योंकि पहले तो कहा गया था कि 10 मुहर्रम के बाद, लेकिन अभी तक हमें तहरीक उस तरह से नजर नहीं आई। लेकिन जो बताया जा रहा है वो ये कि 5 अगस्त को बानी पीटीआई जो है उनकी कैद को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे और फिर जो है एहतजाज किया जाएगा। और बताया यह जा रहा है कि इमरान खान साहब के जो दोनों साहबजादे हैं वो भी आ सकते हैं, इस क़यादत को लीड कर सकते हैं और वो लीड करेंगे बाकायदा तौर पर इस एहतजाज को, इस तहरीक को। लेकिन ये तहरीक बड़ी पुरअमन होगी। लेकिन अगर हम देखा जाए पाकिस्तान की सूरत हाल देखें तो जो मौसमी हालात हैं वो बहुत ज़्यादा घुटन ज़दा हैं और बहुत ज़्यादा हब्स है। ऐसे में तहरीक किस तरह से चलाई जा सकती है, और जब लीडरशिप भी मुंतशिर है, आपस में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, तो अब देखते हैं ये तहरीक जो है वो कब चलेगी और किस तरह से चलेगी। और जिस तरह से हुकूमत कह रही है कि ये कोई इंतशार होगा, लेकिन तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि जनाब पुरअमन तहरीक होगी, इसका इंतज़ार। बिल्कुल नाजरीन, और इसी के साथ लेते हैं छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, आजकल बाज़ारों में जगह जगह आम, जामुन, आड़ू, लीची जैसे मज़ेदार और रसीले फल दिखाई देते हैं। ये फल ना सिर्फ गर्मी और हब्स में जिस्म को ताजगी देते हैं बल्कि कुदरती तौर पर विटामिन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर मज़ेदार फल हर फर्द के लिए यकसा मुफीद भी हो। ख़ास तौर पर वो लोग जो शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, दिल, कोलेस्ट्रोल या यूरिक एसिड जैसे मसाइल से दो चार है, इनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा फल इनके लिए बेहतर है और कौन सा नुकसानदेह इनके लिए। आज के सेगमेंट में बात करेंगे कौन से मौसमी फल हैं और किन बीमारियों के लिए ये मुफीद हैं, इनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए ताकि फ़ायदा भी हो और कोई ख़तरा भी ना हो। तो हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत मारिया खान साहिबा। मारिया, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। बरसात के मौसम में हमें बताइएगा कि आम, जामुन, आड़ू और इलीची जैसे फलों की
ग़िज़ाई अहमियत, अफादियत क्या है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सावन का जो मौसम है, मानसून मौसम के अराउंड बड़ी मिथ्स होती हैं। अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर मुलाहिजा करें कि सावन में होता क्या है मानसून में, तो बेसिकली सिर्फ ये हो रहा है कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ रहा है और हवा में थोड़ी सी नमी बढ़ रही है, अगर हम इसको देखें। और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ कोई से एटमॉस्फेयर से, तो वो जैसे स्टीम का और सोना जैसा माहौल बना हुआ है। इसके अलावा सावन में मुख्तलिफ मिथ्स है ना, कि जैसे सावन में वर्जिश करो तो उससे जिस्म लटक जाता है, सावन जी। में ये फ्रूट नहीं खाना चाहिए, या सावन में ये खाना चाहिए, पीना नहीं चाहिए। बहुत हद तक मिथ्स हैं। अब हम खुसूसी तौर पे फलों की बात कर रहे हैं सावन के मौसम में। अब हमें वो देखना है, पहले तो फल का इंतखाब करते हुए आपने ये देखना है कि फल आपका फ्रेश हो, और उसके ऊपर ज़्यादा जब उसे घर लेकर आए तो उसको अच्छे से धोएं। हम अक्सर देखेंगे कि वैसे ही कंज्यूम कर लिया जाता है, उसके ऊपर पेस्टिसाइड और केमिकल होते हैं। जी। अच्छा, इसके बाद अगर हम बीमारियों की बात करें, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़। अच्छा, डायबिटीज़ खसूसी तौर पे उस डायबिटीज़ के पेशेंट्स को अगर जी। अपना डायबिटीज़ ठीक करना है ना, तो उन्होंने फलों से ज़्यादा उन्होंने अपना लाइफ़स्टाइल ठीक करना है। मेनी टाइम अगर मैं देखूँ, मेरे पास डायबिटीज़ के इतने पेशेंट हैं जो फ्रूट खाकर वो अपना डायबिटीज रिवर्स कर रहे हैं। क्योंकि जब अगर आप वाकई में चाहते हैं, फ्रूट में अगर हम देखें तो फ्रूट बज़ाहिरी तौर पे क्या है, एक अल्लाह की बनाई हुआ एक मल्टी विटामिन का एक वो डोज है। तो जिस तरह जो भी मौसमी फल होता है, हर मौसम में हमारे पास पाकिस्तान में 4 मौसम है, और 4 मौसम में हर अल्लाह की सौगात आती है। हमने उसको सौगात की तरह ही लेना है, उसमें कोई एक फल अच्छा बुरा नहीं है। अच्छा, अगर अब उस हर एक फल में डिफरेंट मल्टी विटामिन्स है। जो बात सेब में है वो बात ऑरेंज में नहीं है, जो बात ऑरेंज में है वो वाटरमेलन में नहीं है। इन सारों में अपने अपने विटामिन्स हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे भले डायबिटीज भी है तो मैंने इन सारी चीजों को ऐड करना है, मगर लिमिटेड मिकदार में। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो उनको जब पता चलता है ना, कि अगर उन्हें पता चलता है फ्रूट अच्छा है, तो वो फ्रूट, सुबह फ्रूट, दिन फ्रूट, रात फ्रूट, एक तरफ बाकायदा चल ही पड़ते हैं। मारिया, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से आपने पहले बात की कि लोग जो है वो कहते हैं कि इस मौसम के अंदर, इस मौसम के हवाले से भी बड़ी बातें पाई जाती हैं कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सर्जन नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। आप खाली डाइट के हवाले से नहीं बताती, आप खुद भी बहुत ज़्यादा फिट हैं, कोशिश भी करती हैं फिट रहने की। तो ज़रा ये भी बताएं, क्या ये बात दुरुस्त है? मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि आपको वर्कआउट ज़्यादा करना चाहिए बरसात में, या जितना आप नॉर्मल रूटीन में कर रहे हैं उससे कम कर देना चाहिए? इस मौसम में अगर मैं आप देखें ना, स्टीम सोना वाला मौसम है, तो साइंटिफिकली अगर आप मेरे पास कोई आए ना इंसान, अगर आप समझें आप 40, 50, 55, 60 के हो गए हैं, आपने जिंदगी में कोई वर्जिश नहीं की और आपके जिस्म को पता ही नहीं है ये वर्जिश का अमल क्या है, तो मैं आपको कहूंगी एक हफ्ता 2 हफ्ते ना आप वर्जिश ना करें, आप स्टीम सोना में जाके बैठें, ताकि आपकी हड्डियों को, एक जिस्म को ना आदत हो जाए, पसीने का, खराज का तरीकाकार जिस्म को थोड़ा समझ आए। तो अभी सावन के मौसम में तो वो स्टीम सोना वाला मौसम अल्लाह ने ही दिया हुआ है पहले से। तो मारिया, ये जो कहा जाता है कि खून पसीना एक हो जाता है, इसके बारे में फिर क्या है? देखिए, खून आपकी रगों में से दौड़ रहा है, और देखिए खुद सोचे, हमारा पूरा अंदर एक ठीक है। अच्छा मारिया, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो अब तक मुझे आपकी बातें समझ आई हैं, वो ये कि आप हर फल खाएं, लेकिन एक खास मिकदार के अंदर खाएं, किसी भी चीज़ की ज्यादती मत करें। मैं आपसे मजीद जानना चाहूंगी, दिल के मामले में कौन सा फल ज्यादा मुफीद है जो आपको दिल के अमराज से दूर रखेगा? अब दिल लगी वाले फल का तस्करा ना हो जाए यहाँ पे। हाँ, एग्जैक्टली। देखिए, सारे फल हर मौसम में मुख्तलिफ होंगे, उन सारे जी तक पहुंचे क्यों है वो अलग बात है। ठीक है। तो आप जब तक आपने लाइफस्टाइल पूरा चेंज करना है, तली हुई चीजों से दूर रहना है, फ्रेंच फ्राइज छोड़नी है, प्रोसेस्ड फूड छोड़ना है। प्रोसेस्ड फूड का मतलब है कि ये जो डब्बों में जो हमें गोश्त मिलते हैं, नगेट्स मिलते हैं, वो पैटीज मिलती हैं, बर्गर पैटीज मिलती हैं, ये सारी प्रोसेस्ड है, हमें ये सारी छोड़नी है। हमें वाइट जो ब्रेड है, प्रोसेस्ड ब्रेड जो है वाइट, उसको हमने छोड़कर हमने रियल ऑर्गेनिक होल व्हीट की तरफ जाना है, ताकि वो स्लो एब्जॉर्बिंग हो। जितनी जो चीज असल इंस्टेंट ओट्स मिलते हैं, इंस्टेंट नूडल्स मिलती हैं, इन सारी चीज़ों को छोड़ना होगा। तो इधर अगर मैं बैठकर
अल्लाह ने ऊपर से कोई एक फल जो अमृत उतारा है, लेट्स से जैतून उतारा है, जैतून का जिक्र कुरान में है। मैं जैतून खाऊं रोज, मगर साथ में मैं फ्रेंच फ्राइज खाऊं और आइसक्रीम में खाऊं, मैं वो जैतून मुझे शिफा नहीं देगा, अच्छा, खजूर मुझे शिफा नहीं देगी। मारिया, कोई अगर मैं एडवाइस खजूर देना खाती चाहें हूँ उसके आजकल के साथ- नौजवानों को सेहत के हवाले से तो क्या देंगी? सॉरी, आजकल के नौजवानों को कोई एडवाइस देना चाहें सेहत के हवाले से तो वो क्या मैं होगी? आपको ये कहना चाह रही हूँ, आजकल के सबसे, मेरे पास 7 ईयर से 75 ईयर वाले लोग अगर देख लेना, सबसे बड़ा मसला है, आपने अगर अपनी सेहत का ख्याल इसलिए नहीं रखना कि आप सोने दिखें, आपने इसलिए करना है कि आपके अंदर जो ये दिमाग है ना, अगर आप चाहते हैं कि ये दिमाग किसी जगह पे आपको ले जाए, आप कुछ बन जाए, तो इसको फ्यूल चाहिए, इस दिमाग को। अगर आपका कोई भी गोल है, अगर आपका स्टडी का गोल है, आपका कोई करियर का गोल है, आपका कोई प्रोफेशनल गोल है, तो ये दिमाग ही आपको लेके जाएगा और ये जिस्म लेके जाएगा। तो आपने इसका ख्याल इस तरीके से रखना है। स्पोर्ट्स आपने कोई फैशन के तौर पे नहीं करना कि ये कोई कूल चीज़ है, या जिम जाना या वर्कआउट करना कोई कूल चीज़ है, या ये कोई स्टेटस सिंबल है। नहीं, ये हमारे जिस्म की रिक्वायरमेंट है। आप जितना ज़्यादा, और 40s 50s 60s में आप जितना वर्कआउट ऐड करेंगे, आप अब बड़ी उम्र में जाके मोहताज नहीं बनते दूसरों का। नहीं तो मेरे पास 50 इयर्स के जो लोग हैं, बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं, हम घरों में देखते हैं कि वो वॉशरूम जो है जाना उनके लिए मसला हुआ है, कि एक बेसिक नीड है वॉशरूम जाना, आपके लिए बाथरूम जाना मुश्किल ना बने। आपने थोड़ा लंबा सोचना है। बिल्कुल मारिया, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि जो वर्कआउट करने वाले होते हैं ना, बता सकते हैं कि जो वर्कआउट करना है, ये सिर्फ आपका अच्छा खूबसूरत नजर आने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपकी बॉडी के साथ साथ आपके माइंड के लिए भी उतना ही जरूरी है। आपके माइंड को रिलैक्स भी करता है, तेज भी करता है, उसकी सलाहियतों को बढ़ाता भी, और कहीं ना कहीं आपको एनर्जी बूस्टर के तौर पे भी काम करता है। आपकी डबल एनर्जी हो जाती है, बेहतर अंदाज में आप जो है क्रिएटिविटी के तौर पर काम कर सकते हैं। आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतरीन अंदाज में होती है, आपके स्किन पर एक नेचुरल ग्लो आता है, और भी बड़े सारे फायदे हैं। आप देखें ना, मारिया ने कितनी आम बात की है कि लोग 50s में भी जाके ना मोहताज होना शुरू हो जाते हैं। हम दुआओं में क्या मांग रहे होते हैं? अल्लाह किसी को मोहताज ना करे। यकीन जाने आजकल 40 वाले भी ऐसे ही किसी हैं। भी चीज में मोहताज ना करे किसी का। लेकिन देखिए, जब आप अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे अपने आप पे, अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, अपना ख्याल नहीं रख रहे, तो फिर आगे चल के तो जनाब खुदा ना खास्ता मोहताज ही है। तो थैंक यू मारिया, आपने बड़ी अच्छी जो है एडवाइस दी है नौजवानों को, देखने वालों को। इसी एडवाइस के साथ लेते हैं एक ब्रेक, आप इस पर अमल करिए। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क भर में चीनी का बहरान है जो कि एक बार फिर सर उठाने लगा है। मुख्तलिफ शहरों में चीनी नायाब हो चुकी है और कीमत 200 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। इतलात के मुताबिक शुगर डीलर्स ने गुज़श्ता साल हुकूमत को चीनी महंगी ना होने की यकीन दहानी करवाई और चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी, और ये भी यकीन दहानी कराई कि चीनी की कीमतें मुस्तहकम रहेंगी और अगले साल चीनी दरामद करने की नौबत ही नहीं आएगी। वही पुराना स्क्रिप्ट है, मगर तमाम तर यकीन दहानियाँ बेसूद गईं। चीनी बरामद करने के बाद ना सिर्फ मुल्क में चीनी का बहरान पैदा हुआ, बल्कि इस वक्त जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। अब चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके अवाम की जेबों से अरबों रुपए भी बटोरे जा रहे हैं, और चीनी बरामद करने के बाद हुकूमत ने 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला कर लिया। और इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में चीनी कितने रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है, इस पर बात करने के लिए लाहौर से हैं फैसल खान, और कराची से हमें ज्वाइन किया है अरबाब चांडियों ने। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले कराची की सूरत हाल पे बात करते हैं। अरबाब, मुझे बताइएगा इस वक्त चीनी कितने रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है, और चीनी महंगी होने की वजह क्या बताई जा रही है? यूरिया बाजार, जिसे थोक मार्केट कहते हैं, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पर अगर चीनी की आप फी किलो जाके मालूम करेंगे तो थोक मार्केट में चीनी की कम से कम कीमत 180 रुपए है, और अगर वहाँ से चीनी मुंतकिल होकर आम दुकानदार जो है, जिसको रेजकारी भी बोलते हैं, वहाँ आप जाकर खरीदेंगे तो कम से कम 190 और 200 रुपए फी किलो आपको वहाँ चीनी मिलेगी। और वहाँ पर मौजूद चीनी के भाव का अंदाजा आप लगाए कि कराची में कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें चीनी की कीमत में इजाफा नहीं हो रहा हो। ये वाहिद आइटम है जिसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, कमी कभी भी नहीं हुई है। यही वजह बताई जा रही है कि जो थोक मार्केट वाले कह रहे हैं कि जो मिलर है वहाँ उन्होंने स्टॉक कर लिया है चीनी का, और वो चीनी मार्केट में नहीं ला रहे हैं, और खुसूसन ईद और आशुरा के दौरान उन्होंने इस तरह की चीनी को स्टॉक किया, क्योंकि जिन दिनों में चीनी की खपत ज्यादा होती है, इन दिनों में वो स्टॉक कर लेते हैं, और स्टॉक करने के नतीजे में चीनी की कीमतें बढ़ जाती हैं। थोक मार्केट का ये कहना है कि हम तो बल्क में लेते हैं, मनो टन जो है वो चीनी लेते हैं,
और बेच देते हैं। लेकिन आम दुकानदार तो 10 किलो 12 किलो या 1 बोरी लेता है, उससे तो ज्यादा चीनी रखनी भी नहीं होती, उससे भी निकालनी होती है। और जो हम सार्फिन है उन्हें ज्यादा चीनी खाने से शुगर हो जाती है, तो हमने भी ज्यादा चीनी नहीं लेनी है। तो चीनी का जो सारा सिस्टम है वो सारा कंट्रोल इस वक्त शुगर मिल मालकान के पास है, और शुगर मिल मालकान जहां चाहे चीनी को मोड़ देते हैं। बल्कि यहाँ जो थोक मार्केट वाले हैं, जो बड़ी तादाद में डीलर हैं, उनका ये कहना है शुगर मालकान सिर्फ चीनी को कंट्रोल नहीं करते, वो चीनी की पॉलिसी को भी कंट्रोल करते हैं। और जी हाँ, वो चाहे तो पॉलिसी इधर की उधर कर दे। मतलब ये कि जो चीनी यहाँ से गई, क्या वो सिर्फ हुकूमत की मर्जी थी? नहीं, उसमें जो शुगर मिल मालकान थे उनकी भी मर्जी थी। अब उनको आ गया है मजा कि भाई चीनी तो गई बाहर, अब चीनी आएगी बाहर से, जब जैसे बाहर से आएगी ये अपनी चीनी जो स्टॉक करता है उसको 200, 250, पौने 300 में फरोख्त करेंगे जब बाहर से आने वाली चीनी आएगी। तो इनके तो भाई ये तो इनको शुगर तो होगी ही नहीं, ये जितनी भी चीनी खा लें। हमें जो है बिल्कुल ये मिल मालिकान जो हैं ये सारा उनका किया धरा है, आप ये कह रहे हैं अरबाब। फैसल खान, आप हमें बताएं कि लाहौर में अगर हम देखें तो क्या सूरत हाल है, चीनी की क्या कीमत है और सरकारी तौर पर क्या रेट है और कितने में दस्तयाब है, और साथ ही साथ इंतज़ामिया क्या कर रही है कि चीनी की कीमतों पर जो है कि जो दाम सरकारी हैं उन्हीं पर उसकी फरोख्त को यकीनी बनाया जा सके। जी उज़ैर, जैसे कि आपको पता है कि चीनी के हवाले से अभी आप जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो एक्सप्लेनेशन आपको दे दी गई कराची से। लाहौर में कुछ मामला हैं कुछ मुख्तलिफ नहीं है। लाहौर में इस टाइम पे जो चीनी की होल सेल प्राइस है, जो थोक मार्केट में कीमत है, वो जो 100 किलो की बोरी है वो 16,900 से बढ़कर 17,200 पर चली गई। अब इसको अगर हम कहें कि अगर हम इसे खुली लेते हैं थोक मार्केट से किलो के हिसाब से, तो वो मिल रही है 175 रुपये फी किलो, 175 रुपीज़ पर किलो। अच्छा, अब थोक मार्केट से जब चीनी जाती है रिटेल में, जाहिर सी बात है इसके अंदर आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ती है और एक्सपेंसेस पड़ते हैं, तो कीमत इसकी बढ़ जाती है। अब लाहौर के अंदर इलाका वाइज हर चीज़ बिकती है, आपको भी पता है, चाहे वो चीनी है, चाहे वो सब्जी है, चाहे वो दालें हैं, चाहे वो फ्रूट है, एरिया वाइज चीज़ें बिकती हैं, उस तरह से प्राइसेस बढ़ती हैं। अब जो कम से कम रेट इस टाइम पे लाहौर में चीनी का चल रहा है वो 180 रुपये फी किलो, ये मैं आपको बता रहा हूँ रिटेल में, यानी कि परचून में 180 रुपये ये मिनिमम रेट है। अब 180 से स्टार्ट होता है, 185, 190, 195, यहाँ तक कि कुछ सार्फिन से मेरी कल बात, उन्होंने बताया कि हमें 200 रुपये फी किलो चीनी मिली है। तो अगर आप याद करें तो हम लोगों ने रमज़ान मुबारक से में बात आपसे होती थी मॉर्निंग शो में, तो आपको याद होगा, तो हम उस टाइम पे बात करते थे कि हमें चीनी का भी इस टाइम हमारा क्रशिंग सीजन चल रहा है, हमें चीनी एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, अगर आपको ज़रा याद हो तो हमें जो है एक्सपोर्ट, लेकिन गवर्नमेंट ने चीनी एक्सपोर्ट की। अब इसके पीछे जो है वो अच्छी खासी पूरी जो है वो स्टोरी है, ऐसे नहीं हो जाता। बिल्कुल फैसल, आप सही कह रहे हैं। इस पर बड़ी डिस्कशन भी हुई थी, पहले भी हमने बात भी की थी कि चीनी एक्सपोर्ट नहीं होनी चाहिए। जो जिम्मेदारान है उन्होंने वही किया जो कि वो हर साल करते आए हैं, और फिर अब हम देख रहे हैं कि उसी सूरत हाल से अवाम दो चार है, चीनी महंगी है। फैसल खान लाहौर से और अरबाब चांडियो कराची से हमें अपडेट कर रहे थे चीनी की कीमतों के बारे में। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते हैं। कराची में मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्टार मौत की खबर सामने आई है। डिफेंस के फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई गई हैं। पुलिस के मुताबिक लाश कई रोज पुरानी है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। अदाकारा हुमैरा असगर का ताल्लुक लाहौर से है। वो 7 साल से जो है फ्लैट में अकेली रह रही थी। 2024 से किराया ना देने पर मालिक मकान ने केस दायर कर रखा था। बैलफ आया तो दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा ना खोला गया, फिर दरवाज़ा तोड़ा गया तो कमरे में ज़मीन पर लाश पड़ी थी। और फिर यूं एक और तन्हा जिंदगी खामोशी से दम तोड़ गई। ना ही कोई चीख सुनाई दी, ना किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, ना कोई दस्तक, और ना ही किसी ने पूछा कि कैसी हो। चंद रोज पहले इसी इलाके में सीनियर अदाकारा आयशा की लाश बरामद हुई थी, और अब एक और मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की लाश भी घर से मिली है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या बतौर मुआशरा हम इतने मसरूफ और खुदगर्ज हो चुके हैं कि हमारे पास अपने रिश्तेदारों, दोस्तों का और अपने हमसायों का हाल अहवाल पूछने का भी वक्त नहीं। कोई 1 महीने से किसी के राब्ते में नहीं और उनके दोस्तों और रिश्तेदारों को इस बात का पता भी नहीं चला
कि वो आखिर किस हाल में हैं, क्या वो इस दुनिया में मौजूद हैं भी या नहीं। मगरबी ममालिक से ऐसी खबरें आना तो मामूल की बात रही है और हम ये कहकर उन पर तनकीद कर देते हैं कि जनाब बड़ी मशीनी ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं, किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं है। लेकिन अब हमें ये लगता है इस तरह के वाक़यात से कि हम खुद भी मशीनी बन चुके हैं, वही रविश हमने भी इख्तियार की है। क्या वाकई हम इस हद तक बिजी हो चुके हैं कि हमें एक दूसरे की खबर नहीं है, या हम इतने बेबस और बेहिस हो चुके हैं कि अगर किसी की मौत हो जाती है तो भी हमें नहीं पता चलता कि एक जीता जागता इंसान इस दुनिया से चला गया। शायद मुझे ऐसा लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि हमें खुद को मशीनों से निकाल कर इंसान ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहिए, रिश्तों को मजबूत करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि इस नाम और इस नंबर का कोई शख्स भी है जिसमें एहसासात हैं, जज्बात हैं, ताल्लुकात हैं। हमें उसके साथ उसके ताल्लुकात को मजबूत बनाना चाहिए, उसकी खैर खबर रखनी चाहिए और किसी को तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए। अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत के हवाले से बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया कराची से हमारे नुमाइंदे सलमान अहमद ने। सलमान, बहुत अफसोसनाक वाक़या है, हमें बताइएगा कि हुमैरा असगर की मौत की अब तक क्या तफसीलात सामने आ सकी हैं? पुलिस या तफ्तीशी इदारों की जानिब से कोई इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की गई है? देखिए, ये अदाकारा हुमैरा असगर जो है वो काफी 7 साल से जो अकेली रह रही थी इस फ्लैट में, और ये डिफेंस का पोश इलाका है, फेज 6 कमर्शियल, और यहाँ पर जो है वो इनकी कई रोज पुरानी जो है वो लाश मिली, जिसके बाद जो है वो बताया जाता है कि मंगल के रोज जब ये फ्लैट पर किराया वसूली के लिए पहुंचा मालिक मकान, तो कमरे में हुमैरा की 15 से 20 पुरानी लाश जो है वो बताया गया कि मिली। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि हुमैरा असगर इस फ्लैट में 2018 से मुकीम थी और 7 साल से अकेले रह रही थी, और पुलिस हुकाम का ये भी बताना है कि इब्तिदाई तौर पर जो वाक़या है वो तिब्बी मौत ही लगता है, लेकिन हतमी वजह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही सामने आ सकेगी। इसके अलावा लाश की हालत भी खराब होने के बायस पूरी तौर पर अच्छा सलमान, इस हवाले से बताइएगा, क्या पोस्टमार्टम हो गया है और क्या ये तिब्बी मौत है या इसमें कत्ल के हवाले से भी तहकीकात की जा रही हैं? देखिए, पोस्टमार्टम हुआ है, उसके अलावा उनकी जो उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आनी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही जो है वो इस बात का तयन किया जा सकेगा आया ये तबाही मौत है या खुदा न खास्ता कोई कत्ल किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि SHO गिजरी फारूक संजरानी, उनसे हमारी बात हुई थी, तो उनका कहना था कि हुमैरा असगर के घर वालों से राब्ता हुआ है और हुमैरा के जो वालिद हैं वो कराची से आने से उन्होंने इनकार कर दिया है, जबकि हुमैरा के वालिद का ये भी कहना है कि उन्होंने काफी अर्से कबल हुमैरा से कतई ताल्लुक कर लिया था, और पुलिस ने मोबाइल फोन में मौजूद नंबरों से उसके भाई का नंबर भी हासिल करके उससे रब्ता किया, लेकिन हुमैरा के भाई की ने वालिद से बात कराई, जिस पर उन्होंने कहा कि हमारा हुमैरा तक कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा SHO गिजरी का ये भी बताना था कि वालिद को समझाया कि कराची पहुंचकर लाश वसूल करे, ताहम उन्होंने दोबारा पुलिस से जो है रब्ता नहीं किया, और पुलिस का यही कहना है कि कोशिश कर रहे हैं कि घर वाले जल्द अज जल्द आ जाएं ताकि मजीद कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। जी बिल्कुल ठीक है, यानी कि इस मौके पर भी जो हम देख रहे हैं कि उनके जो वालिदैन हैं, अहले खाना है, घर वाले हैं, उनका दिल नहीं पिघल रहा और वो इसके साथ किसी किस्म का जो है वो ताउन नहीं कर रहे, लाश को वसूल करने से इनकारी हैं। ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। मतलब जीते जी तो आपके किसी के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन इस दुनिया से गुजर जाने के बाद तो कम अज़ कम आपके अंदर कोई आपका दिल थोड़ा सा मोम होना चाहिए, नर्म होना चाहिए। आप किसी की ख़ताओं को दरगुजर कर दें, किसी को माफ़ कर दें। अगर ख़ता नहीं भी है, मतलब वो आपके मयार पे पूरा नहीं उतरा, आपके स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतरा, तो कम से कम आप उसको माफ़ कर दें इस दुनिया से जाने के बाद, ताकि उसकी अगली मंजिलें भी आसान हो और आपके भी दिल के अंदर जो नफ़रत है उसका खात्मा हो सके, क्योंकि ये जो नफ़रतें हैं दिलों से मिटाना ये बहुत ज़रूरी है। और माँ बाप का तो रिश्ता बच्चों के साथ वैसे इतना अनमोल होता है कि हर छोटी या बड़ी गलतियों पे माफ़ कर दिया जाता है, तो मेरे ख्याल में उनके वालिद को भी कहीं ना कहीं नरमी इख्तियार करनी चाहिए। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। आप जैसे कि जानते हैं, मुल्कों की तारीख में कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो अपने बेमिसाल कारनामों की वजह से जो है अमर हो जाती हैं, और इन्हीं शख्सियात में से एक मादर मिल्लत हैं मोहतरमा फातिमा जना, जिनको आज हमसे बिछड़े हुए 58 बरस बीत चुके हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जना की लाडली बहन फातिमा जना ने तहरीक पाकिस्तान में अपने भाई के शाना बेशाना जद्दोजहद की और हर कदम पर कौम की रहनुमाई की। मोहतरमा फातिमा जना ने बरे सगीर की मुसलमान ख़वातीन को बेदार किया, उन्हें मुत्तहिद किया और जद्दोजहद आज़ादी में उनका हौसला बढ़ाया। आइए मोहतरमा फातिमा जना के यौम विसाल के मौके पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सबसे छोटी और लाडली बहन फातिमा जिन्नाह 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। 1922 में डॉक्टर अहमद डेंटल कॉलेज कलकत्ता से डिग्री हासिल करने के बाद मुंबई में प्रैक्टिस शुरू कर दी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की शरीके हयात की वफात के बाद 20 फरवरी 1929 को क्लिनिक छोड़कर उनके घर मुंतकिल हो गयी और उनकी सियासी जिंदगी में उनके लिए एक अजीम सहारा बनकर सामने आई। आप कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में 19 साल उनके साथ रहीं और आखिरी दम तक जुर्रत, बहादुरी, हिम्मत, शुजात और दलेरी से आने वाली रुकावटों और मुश्किलात का मुकाबला करती रहीं। वो एक अहदसाज शख्सियत थीं जिन्होंने पहली मर्तबा 20वीं सदी की खवातीन के लिए सियासी सफर का आगाज किया। आप कौम के लिए माँ का दर्जा रखती थीं, इसीलिए मादरे मिल्लत का खिताब मिला। अपनी तवील जद्दोजहद के साथ पाकिस्तान के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने वाली ये अजीम हस्ती 9 जुलाई 1967 को इस दारे-फानी से कूच कर गई। वो आज हम में नहीं, मगर उनका नाम पाकिस्तान और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के साथ हमेशा जिंदा और जावेद रहेगा। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। स्टे विद अस। सोशल मीडिया पर अदाकारा नादिया जमील की एक पुरानी वीडियो एक बार फिर तवज्जो का मरकज बनी हुई है, जिसमें वो नौजवान लड़कियों को शौहरों के नाज नखरे उठाने के हवाले से निहायत वाज़ेह और दो टोक अंदाज में गुफ्तगू करती नजर आती हैं। वो अपने बेटे को कहती दिखाई देती हैं कि बीवी तुम्हारी माँ नहीं है, बीवी है। माँ तो नखरे उठाती है, बीवी नहीं। अदाकारा ने जोर देकर कहा कि बीवी कोई खादिमा या खिदमत गुजार नहीं होती, बल्कि एक शरीके हयात होती है और जब उसका दिल चाहेगा वो शौहर के लिए कुछ करेगी। ज़बरदस्ती या फिर तवक्को बांधना दुरुस्त नहीं है। नादिया जमील के सबक आमूज वीडियो पर बाज़ सारिफीन ने उनके मौक़िफ़ को सराहा, जबकि कुछ ने तंज़िया तबसरे भी किए। नाज़रीन, अक्सर हमारे माशरे में देखा गया है कि बीवी से माँ जैसी खिदमत, बेलौस बर्दाश्त, मुसलसल कुर्बानी की उम्मीद रखी जाती है। इसे खादमा या नफ्सियाती सहारे के तौर पे देखा जाता है। अगर वो खामन या ससुराल की कोई बात तस्लीम नहीं करती, फॉर एग्जाम्पल, तो उसे बगावत समझा जाता है, जिसकी वजह से ये खूबसूरत बंधन कमज़ोर हो जाता है। अज़दवाजी रिश्ता तब मजबूत होता है जब वो इंसान एक दूसरे के जज्बात, एहसासात को समझे प्रॉपर तरीके से और एक दूसरे को बदलने की बजाय, एक दूसरे में खामियां निकालने की बजाय एक दूसरे के साथ वक्त गुजारे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे पर जज्बाती बोझ डालने की बजाय एक दूसरे का जज्बाती सहारा बने और मोहब्बत के साथ साथ ज़ाती स्पेसिंग भी एक दूसरे को दे, आज़ादी भी दें, ताकि अपने अपने काम भी दोनों अंजाम कर सकें अपनी अपनी पोजीशंस पर। अज़दवाजी रिश्ते में ज़ाती स्पेस की क्या अहमियत है और इसमें बैलेंस किस तरह से पैदा किया जा सकता है, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रिलेशनशिप कोच मिसेस खान साहिबा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मिसेस खान, हमें सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अज़दवाजी रिश्ते में ज़ाती स्पेस कितनी अहमियत की हामिल है और इसमें तवाज़ुन किस तरह से पैदा किया जा सकता है, और नादिया साहिबा का जो बयान है आप उसे किस तरह से देखती हैं, उस पर क्या कमेंट करेंगी? अच्छा, वो मैंने ख़ास पढ़ा नहीं उसका बयान, लेकिन ये मैं कहूँगी, पहला आपका सवाल क्या था उसका मैं जवाब देती हूँ। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह से जो है वो तवाज़ुन कायम किया जा सकता है मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। यहाँ पर आजकल आप देख रहे हैं कि औरतें जो हैं, जो कमा रही हैं, ख़ास तौर से बहुत डोमिनेटिंग हो गई हुई हैं। उनकी डोमिनेशन का ये हद है कि वो वाकई माएँ बनी हुई हैं। वो सारी डिक्टेशन देती हैं, वो सारा डिक्टेट करती हैं, उनको क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, मर्द को कब आना चाहिए। अगर दफ्तर से आ रहा है वो सीधा घर आएगा, कहीं हैंकी फैंकी करता हुआ, कहीं दोस्त से मिलता हुआ या कोई काम करता हुआ नहीं आएगा और सीधा घर पे आएगा। फिर बीवी उसको अगर नाश्ता पानी दे दे तो बहुत अच्छा है, उसका ख्याल रखे, गरम गरम चाय दे, उसके लिए तैयार हो, उसके लिए उसने कमरा साफ़ किया हुआ हो, उसके लिए सारे एहतमाम जो औरत को करना चाहिए उसने किए हुए हों, तो मर्द खुश होता है। ये औरत का फ़र्ज़ है कि वो जब शौहर आए तो सारा कुछ उसने एकदम सेट किया हुआ हो, घर भी कमरा भी, ताकि वो जब आए तो उसको खुशी हो कि ये इसने मेरे लिए मैं ये किया। अगर मैं सुबह से रात तक या शाम तक बाहर रहा, इसके लिए कमा कर ला रहा हूँ, तो मेरी बीवी इधर घर में मुझे
कितना अच्छा वेलकम कर रही है मेरे लिए, कितना काम कर रही है, मुझे वेलकम कर रही है, मेरे लिए कितनी जदोजहद कर रही है। बच्चों को साफ किया हुआ है, साफ रखा हुआ है, उन्होंने होमवर्क किया हुआ है और चलो तैयार बैठे हैं। कोई बात नहीं, औरतों को बड़ा शौक होता है कि सारा दिन हमने काम किया है तो रात को हम थोड़ी सी आउटिंग करेंगे, मियाँ शौहर जरा खाना खा ले। अच्छा मिसेस खान, जैसे कि आपने अभी कुछ देर पहले कहा है कि आपने अदाकारा नादिया जमील का बयान नहीं सुना, मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि आपका कमेंट चाह रही हूँ उस पर। उनका कहना था कि बीवी माँ नहीं होती, शरीके हयात होती है, उसे खादमा ना समझा जाए। हमारे माशरे में बीवी से बीवी का काम लिया जाए, माँ की तौर पे उसे ना तस्लीम किया जाए। क्या कहेंगी इस पर? हाँ देखें, माँ जो होती है वो बड़ी प्यार मोहब्बत और शफकत वाली चीज़ होती है। वो बड़ा प्यार देती है, बहुत मोहब्बत देती है अपने बच्चों को। तो क्या बीवी ऐसा करेगी? क्या बीवी ये इतना प्यार मोहब्बत शफकत और जो उसके दिल में प्यार होता है वो एक्सटेंडेड प्यार अपने शौहर को दे सकती है? वो एक मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है कि उसमें प्यार ये जुज़ होता है, प्यार होता है, लेकिन वो प्यार बिल्कुल मुख्तलिफ होता है माँ का। माँ का प्यार आप तो कभी भी नहीं किसी को दे सकता, वो तो माँ ही दे सकती है। वो जो प्यार जो होता है वो अंदर से निकलता है। आपका प्यार जो होता है वो होता है कि खींचना आदमी से। वो प्यार करेंगी कि उसको अट्रैक्ट करेंगी, उसका पैसा जो होगा उसको अट्रैक्ट करेंगी, या मर्द को अट्रैक्ट करके उसको अपनी मुट्ठी में लेंगी, उसको अपना गुलाम बनाने की कोशिश करेंगी, गुलाम बनाएंगी। वो आपका इस तरह का प्यार होता है। माँ का बेलौस प्यार होता है। माँ को किसी तरह की लालच नहीं होती, माँ को किसी तरह का प्यार नहीं होता, उसके अंदर से प्यार निकलता है। उसको चाहे दो या ना दो, वो फिर भी तुम्हें बिस्मिल्लाह करके और लव, शी विल लव यू एट फर्स्ट साइट, जैसे आप आएंगे आपको प्यार करेगी, चूमेगी। और खाली हाथ आप बीवी के पास आ जाए और खाली जेबे, तो वो आपको माँ का प्यार देगी क्या? वो तो आपके दो जूते लगा कर गेट आउट करेगी, कहेगी क्या लाए हो, क्या कर रहे हो, बच्चों के लिए क्या लाए हो, मेरे लिए क्या लाए हो। ऐसे ही मुंह उठा के आ गए हो, कुछ तो हाथ में लहराते हुए आया करो। उसको तो सिर्फ मर्द से ज्यादा उसकी जो दौलत है उससे मर्द को वो दौलत से नापती है। दौलत उसका पैमाना है। दौलत होगी तो शौहर से प्यार करेगी, दौलत नहीं होगी तो लड़ाई झगड़ा होगा, प्यार व्यार कुछ नहीं होगा। रोजाना का खप खाना, रोजाना की लड़ाई, रोजाना का तमाशा करेगी वो। ये नहीं है तो मेरी फ्रेंड के पास ये है, वो नहीं देखेगी कि कम से कम तुम्हें एक घर मिला हुआ है, रोटी मिल रही है, खाना मिल रहा है तीनों वक्त का, बच्चे हैं तुम्हारे, जो कुछ है उस पे वो सब्र शुक्र नहीं करेगी कि आज अगर तुम्हारे पास ये है या कल ये नहीं था, या कल अल्लाह ताला तुम्हें दे देगा, या तुम्हारा शौहर कोशिश कर रहा है और मेहनत कर रहा है, वो तुम्हें मिल जाएगी चीज़। सब्र करो, शुक्र करो कि जो कुछ है उसमें शुक्र करो और दुआ करो जो तुम्हें चाहिए। उससे अल्लाह ताला कहता है मुझसे दुआएं करो। तुम दुआ करोगी तो तुम्हें वो कुछ मिलेगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। दुआओं पर तो हमने एतबार छोड़ दिया। दुआ जो है तकदीर बदलती है, दुआ जो है इंसान के हालात बदलती है। आप लोग दुआ ही नहीं करते, आप लोग अल्लाह की तरफ रुजू ही नहीं करते, अल्लाह से मांगते ही नहीं है। लोगों की तरफ देखते, क्या लोग हमें देंगे? लोग तो हमें जूते मारेंगे। मिसेस खान, ये अगर हम नादिया जमील साहिबा के बयान को ही देखें, मतलब वन साइड ऑफ द स्टोरी जो है वो आप बता रही हैं कि मतलब बीवी जो है वो उस पर फर्ज नहीं है कि वो खिदमत करे, उसका दिल करेगा तो वो कर देगी, अगर उसका दिल नहीं करेगा तो वो नहीं करेगी। क्या मर्द पे भी यही अप्लाई होता है कि उसका दिल करेगा तो वो जिम्मेदारियां जो है वो अदा करेगा, कमा के लाएगा, जो आपकी जरूरियात है उसको पूरा करेगा, नहीं करेगा, नहीं दिल है तो नहीं करेगा? तरफ से हुक्म है जी, ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है कि आप अपने शौहर की इज्जत करें, आप अपने शौहर की कदर करें, और जो वो लाता है उसको सब्र शुक्र करके उसको शुक्र करके उसको इस्तेमाल करें। और सब्र शुक्र करेंगे तो उसमें और बरकत आएगी। और ये कि अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि अगर मैं दूसरा सजदा देता तो आपको शौहर को कहता कि दूसरा सजदा तुम शौहर को दो। इतनी बड़ी उसकी इज्जत, इतना कदर उधर हमारे इस्लाम में शौहर को दिया जाता है। लेकिन आजकल तो ओए करके बात करती हैं, और या फिर अभी परसों नरसों में क्या बात कर रही थी, तुम ग्रोसरीज लेने जाना था, मैंने वो बेचारा चला गया टेनिस खेलने,
इंसान था, जाहिर है उसकी भी कोई एंजॉयमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। उसने कहा बाद में ले आएंगे। तो जब वो शौहर पहुंचा घर, तो तुम कहाँ दफा हुए थे, तुम कहाँ मरे हुए थे? जरा अल्फाजों पे गौर करें, कहाँ दफा हुए थे, तुम कहाँ मरे हुए थे। जब ये बात सुनेगा, और वो बहुत बड़ा डॉक्टर, 3 हॉस्पिटल्स में बैठता है, लाखों रुपया बनाता है, बीवी को गाड़ी, ड्राइवर, सब कुछ दिया हुआ है, हर नेमत दी हुई है। बल्कि एक तलाकशुदा बहन और माँ भी उसके पास है, क्योंकि दोनों बहनें हैं। इतना देता है, 3 हॉस्पिटल्स में वो समझे बैठता है, तो कितने लाखों रुपया बनाता होगा, 20-25 लाख रुपए उसके नौकरों की और उनके घर की ग्रोसरीज मेरा बेटा बता रहा था 2 लाख की आती है अम्मी। ड्राइवर, खाना पीना, ये वो, सारा वक्त एसी चल रहे हैं। क्या तुम्हें लाइफ दी और तुम उसकी इज्जत क्या कर रही हो? कुत्ते जैसे इज्जत कर रही हो ना। ऐसी औरतों को तो घर से निकाल देना चाहिए, जो इतनी नाशुक्री हैं। उनको गेट आउट ऑफ द हाउस। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मिसेस खान, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इज्जत और एहतराम का रिश्ता दोनों तरफ होना चाहिए। वैल्यूज को आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत की मौजूदगी का बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि आप एक हमेशा नेचुरल न्यूट्रल तबसरा देती हैं। मुझे ऐसा लगता है रिश्तों में अप एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन आपको बैलेंस तरीके से लेकर चलना है। कोई बात नहीं, हालात का मुकाबला करें, दोनों को मिल के करना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आज अगर बुरे हालात चल रहे हैं, टाइट हैं, किसी भी चीज़ का इशू चल रहा है, तो एक दूसरे को आप बेइज्जत करना शुरू कर दें, किसी भी तरह के बुरे अलकाबात से नवाजना शुरू कर दें। ऐसे मत कीजिए, एक दूसरे का सहारा बनिए। इंसान का जो पता है ना, वो मुश्किल वक्त में ही चलता है आपको। बिल्कुल ऐसे ही। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। यही मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, आजकल हम देखते हैं कि मोबाइल और हो जाए, गैजेट्स हो जाए, टैब हो जाए, टीवी हो जाए, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल बेइंतहा बढ़ गया है, जिसकी वजह से आंखों के बहुत ज़्यादा जो मसाइल हैं वो पैदा होना शुरू हो गए हैं। और हम फिर ये देखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कम उम्री में ही चश्मे लगना शुरू हो गए हैं और नज़र कमज़ोर होने की बहुत ज़्यादा जो शिकायत हैं वो सामने आना शुरू हो गई हैं। तो आज हम इस सेगमेंट में जानने की कोशिश करेंगे कि नज़र से, आंखों से रिलेटेड जितने मसाइल हैं, उन अमराज का हल क्या है, किस तरह तिब के अंदर जो है उनका इलाज मौजूद है। तो माहिर तिब हाफिज़ फरहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगे कि अगर आंखों में आपके कोई प्रॉब्लम है तो उसको किस तरह से सही किया जा सकता है, किस तरह से दुरुस्त किया जा सकता है। तो वेलकम हाफिज साहब, बताइए आज क्या लेकर आए हैं। आज तो काफी सारा सामान लग रहा है, हमें लगता है जुमला अमराज के जो हाल है ना वो आज निकल आएगा। पूरा किचन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ऐसा है कि जो आंखें हैं ना, ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। इसका कुरान मजीद में बड़ी जगह पे जिक्र आया है, तो इसलिए ये आम चीज़ नहीं है। इसलिए आज इतना कुछ लेके आए हैं कि ये बड़ी बेहतरीन और ज़रूरी चीज़ें हैं आंखों के लिए। सबसे पहला तो आजकल जो सबसे ज़्यादा वायरल चल रहा है, मैंने एक नुस्खा बताया था कि जमजम का पानी आपने लेना है और इसमें ना ये नमक डालना है 2 चुटकी। ये देखिए, अगर सादा नमक है, ये सादा आम नमक जो किचन में मिल जाता है वाइट कलर का, ये तकरीबन 60 ml की बोतल है, इसमें 1 चुटकी नमक। या पहले चख लें, क्योंकि एक कमेंट आया था कि आप ना अपनी आंखों में डाल के दिखाएं। ठीक है, ये चख लें, ये वाकई नमक है, मैंने भी पढ़ा, बिल्कुल जी नमक ही है। ठीक है, अब ये देखें जी, हमने ये चुटकी इसमें डालनी है और इसको हमने ये ऐसे हल करना है थोड़ा सा, और 1 चुटकी डाली आप। ये एक चुटकी मैंने डाली है। ये देखिए, ये इसको हल कर दिया अब हमने, हल करके, और ये हम ना अब अभी डाल के दिखाएंगे। अच्छा, ये ऐसा नुस्खा है कि ऐसे अफराद जिनकी नज़र नज़दीकी कमज़ोर है, और उसके अलावा भी अगर नज़र कमज़ोर है तो इतना ज़बरदस्त किस्म का इलाज है। ये आपने करना है, ये इस तरह जैसे मैंने ये बना लिया है, ये आपका बन गया। इसे आपने अच्छी तरह हिला के ड्रॉपर में डाल के, अभी मैं आपको डाल के भी दिखाता हूँ। लेकिन इसके साथ करना क्या है, इसके साथ आपने मुरब्बा आंवला सुबह नाश्ते में लेना है, ठीक है, और मुरब्बा हरड़ ये रात को लेना है। ये 2 मुरब्बे आपने लाजमी खाने हैं। और एक इसमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है, सिर्फ 15 दिन इस्तेमाल करना है और आपने हमें कमेंट में बताना है वाकई आपकी नज़र बेहतर होगी कि नहीं होगी। उसमें क्या करना है, बादाम की गिरी आपने 11 अदद ले लेनी है, रात को भिगो देनी है, ठीक है। सुबह इसको छील के, और उसमें 5 अदद ये वाइट पेपर है, इसको फिलफिल सफ़ेद भी कहते हैं और सफ़ेद मिर्च भी कहते हैं, ठीक है। 5 अदद ये ले लेनी है, इसके साथ साथ ये चबा लेनी है, अच्छी तरह चबा के सुबह खा लें। सिर्फ 15 दिन आपने करना है। और ये जो मैंने आपको ड्रॉपर अभी बताया है, ये अभी ये खाली ड्रॉपर में लेके आया हूँ, इसको डाल के भी आइज में डाल के दिखा देते हैं। और ये आपने डालना है इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से
आप खुद ही कहेंगे कि हमारी नज़र जो है बिल्कुल चले अभी जबरदस्त होगी। उज़ैर की आंख में डालते हैं। नहीं, हकीम साहब अपनी आंख में डालेंगे, क्योंकि लोगों का जो सवाल हाँ, है वो ये मुझसे- है वो कि मुझसे है। आप अगर ये नुस्खा आपके- तैयार कर रहे हैं, मैं भी तैयार हूँ इस चीज के लिए, लेकिन नहीं तो उज़ैर भी लोगों तैयार का है। हकीम साहब ये से देखें सवाल जी, है कि आपने तैयार किया, आप अपनी आंख में डाल के तैयार कर लिया। ये देखें जी, ये बड़ा आसान सा तरीका से, ये देखें, ये कोई क्या ना दे के अंदर गया भी कि नहीं, ठीक है, ये आइस चेक कर लें, ठीक गया है है, और ये देख जरा लें। क्लोज करके दिखा दें, जूम करके और दिखा दें। जो लोग कहते हैं ना कि यार ये नमक से आइज खराब हो जाती हैं, मैं समझता हूँ ये अरके गुलाब का ड्रॉपर आप डालते हैं ना तो थोड़ी सी चुभन होती है, इसकी उतनी चुभन भी नहीं होती। अच्छा, ठीक है? जबरदस्त। ठीक है, तो ये आप इस्तेमाल करें। और जमजम की वैसे ही क्या बात है, उसका तो वैसे ही हम कहें अच्छा, मुझे ये बताइए कि दूर की नजर हो या करीब की नजर हो, दोनों नहीं, ठीक हो जाएंगे? ये नज़दीकी नज़र है, और वैसे भी सिर्फ आम रूटीन में नज़दीकी ये डालें ताकि आपकी नज़र जो है वो बहुत अच्छी रहे। उसके अलावा दूर की नज़र के लिए बड़ा बेहतरीन नुस्खा है। आपके घर में ये अदरक पड़ा होगा, आप वो सुरमा जो उसमें डालने वाला सिलाई होती है वो इसमें डालें, ऐसे डाल के ना फुल निकाल लें, वो अपनी आंखों में लगाएं। और ये अमल, ये थोड़ा सा चुभन वाला मामला है, लेकिन इसका रिजल्ट इतना अच्छा है कि दूर की अगर आपकी आई साइड वीक है तो 15 दिन में आप रिजल्ट लें। इसके साथ आपने खाने में क्या इस्तेमाल करना है, आपने 100 ग्राम ले लेना है मुरब्बा आंवला, गुठली निकाल लेनी है, 100 ग्राम इसमें आपने बादाम की गिरी डालनी है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने दोनों डाल के इसको आपने ना मिक्स कर लेना है, और इसके साथ ये मुरब्बा अदरक, तीसरी चीज़, ये 3 चीज़ें आपने 100 ग्राम लेके इसको आपने ग्राइंड करके को माजून की शक्ल बना ली है, 1 चम्मच सुबह और 1 शाम। और मैं जो भी नुस्खा यहाँ पे बताता हूँ किसी भी चैनल पे, मैं कहता हूँ आप कमेंट में बताएं, 15 दिन इस्तेमाल करने के बाद बताएं कि आपको कितना फ़र्क पड़ा। उसके साथ साथ आगे ऐसा एक नुस्खा है, अगर आप मुसलसल इस्तेमाल करते रहें, आपकी एक तो आई साइड वीक होगी नहीं, अगर आपकी ग्लासेस लगी हुई हैं तो इंशाल्लाह 1, 2 माह 3 माह में वो अच्छा ग्लासेस हकीम उतर साहब, जाएंगी। उससे पहले एक बहुत आम सी चीज़ है जो बरसात के मौसम में होने लग जाती है। एक तो आपकी आंखों में जलन होती है, रेडनेस हो जाती है, कहीं ना कहीं स्वेटनेस आपकी आंखों में आती है, बिल्कुल ऐसा वो होता भी इरिटेशन का बायस बनती है। हाँ, तो उसका भी कोई उसके लिए नुस्खा बता बड़ा बेहतरीन इलाज है। ये गुले मुंडी से कहते हैं, ये रात को भिगो दें, सुबह इसका पानी पी लें, या इसका अरक ले आएँ, अरक पीना शुरू कर दें, और साथ ही साथ इस्तेमाल करने के लिए अरके गुलाब सादा सिर्फ यही काफ़ी है, और आपको कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास जमजम का पानी पड़ा हुआ है, ये और साथ ठंडा पानी लें, अरके गुलाब लें, ये मिक्स करके छींटे मारें। और ऐसे पेशेंट जिनको सिर्फ गर्मियों में मसला बनता है गर्दो गुबार की वजह से, जब वो वुजू करें तो छींटे जो हैं वो ज़्यादा आंखों के ऊपर मारें, उससे ये आंखें आपकी फौरी तौर पे सही हो जाएंगी। इसी तरह जो आपने सवाल किया, बाजू का रेडिश वायरल इन्फेक्शन आ जाता है, लोगों की आई साइड देखते हैं हर दूसरे बंदे की जो आईज हैं वो रेड हो चुकी होती हैं। उसके लिए इतना ज़बरदस्त इलाज है, सिर्फ शहद, लेकिन खालिस हो, खालिस बेरी का शहद छोटी मक्खी का लें, ड्रॉपर में डालें, दोनों साइडों पे 1-1 ड्रॉप डालें। आप यकीन करें इतना अच्छा रिजल्ट मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। वायरल इन्फेक्शन मेरे पास इतने मरीज़ आए कि मैंने सबको ये तकरीबन 1 ड्रॉपर से 10-10 मरीज़ ठीक हुए हैं, यानी कि 2-3 दफ़ा डाला, 4 दफ़ा आइज़ आपकी ठीक हो गई। तो ये बड़ा बेहतरीन नुस्खा है। अभी आते हैं जो मैंने आपको बताया था, नुस्खा एक बताने लगा हूँ आपको। आपकी नज़र जितनी मर्जी वीक है, या आप वैसे ही खुद से बचना चाहते हैं हिफाजती तौर पे कि हमारी नज़र वीक हो ही ना, क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, बच्चे मोबाइल बहुत ज़्यादा देखते हैं, उन्हें हम रोक नहीं सकते। पहली बात रोकें, क्योंकि दिमाग के ऊपर बड़ा असर पड़ता है, लेकिन हम वो रोकेंगे। लेकिन साथ अगर ये नुस्खा बना के दे दें, बड़ा मज़ेदार है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, ये दें, इंशाल्लाह उनकी आई साइड वीक होगी नहीं। उसमें ये कूदा मिश्री है, और ये जब भी आप लेने जाएं उन्हें कहें कि आपने जिसमें वो धागा सा हो वो वाली दे, अच्छी वाली साफ सुथरी लेनी है। 100 ग्राम ये ले लें, 100 ग्राम ही ये सौंफ ले लें, और 100 ग्राम ही ये बादाम की गिरी। बादाम की गिरी जब भी लेनी है गुरबंदी लेनी है, ये पाकिस्तानी सबसे अच्छी गिरी है। ये 100 ग्राम लेके इसका आपने क्या करना है, पाउडर कर लेना है, और 1 चम्मच दूध के साथ सुबह और शाम ये खिलाना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आपकी नज़र वीक नहीं होगी। इसके अलावा एक सवाल अक्सर आता है कि शुगर वाले पेशेंट क्या करें, ये सब में तो मीठा है। शुगर वाले पेशेंट के लिए बड़ा आसान है, एक तो आप सौंफ की 1 पैकेट बना के अपनी पॉकेट में रख लें, और कोशिश करें ये खाते रहें दिन में 2-3 मरतबा। और उसके बाद ये चीज़ है जी हमारे पास आंवला,
ये शुगर पेशेंट भी आम रूटीन में भी अगर आप ये इस्तेमाल करना शुरू कर दें नुस्खा, यकीन करें, हाँ जी, आपकी नज़र वीक हो ही नहीं सकते, ना ही आपके बाल कमज़ोर हो सकती हैं, ना वक्त से पहले आपके बाल सफ़ेद हो सकती हैं, ना ही आपकी याददाश्त कमज़ोर हो सकती है। और जो ऐसे पेशेंट हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन की वजह से मसला है, वो भी इंशाल्लाह इसी से हल हो जाएगा। आंवला लेना है 100 ग्राम गुठली के बगैर। आंवला ये बड़ी मशहूर चीज़ है, ठीक है, मैंने मुरब्बा भी आपको दिखाया है। ये ड्राई फॉर्म में आप ले लें आंवला 100 ग्राम, उसके बाद भेड़ा ले लें गुठली के बगैर 50 ग्राम, और उसके बाद हरड़, इसको हलीला भी कहते हैं, हरड़ ले लें 50 ग्राम गुठली के बगैर। अब ये तीनों चीज़ें पाउडर करके हाफ टी स्पून आप शाम को 4 बजे ले लें या सुबह शाम खाने से पहले लेना शुरू कर दें। यकीन करें इतना ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है, आपकी आईसाइट वीक हो ही नहीं सकती। उसके अलावा बड़ी बेहतरीन एक चीज़ है, ऐसे अफराद जिनको दिमागी कमजोरी की वजह से आईसाइट वीक हो जाती है, क्योंकि दिमागी कमजोरी की वजह से ये बहुत बड़ा एक अहम मसला है। इस पर भी हम आने वाले प्रोग्राम में इंशाल्लाह जो है वो लोगों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो है हमने काफी जो मसाइल हैं आंखों से रिलेटेड उनके बारे में बता दी है। यानी जो हम देखते हैं जिन्हें करीब से देखने में मसला है, दूर से देखने में मसला है, उन सब के जो भी मसाइल हैं उनका हल बता दी। आने वाले शो में भी कोई चीज तो आप जाके हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे कमेंट भी कीजिए। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आपका बहुत शुक्रिया आने का। तो कल दोबारा से आपके से मुलाकात होगी सेम टाइम पे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।